तो अब सिद्धांत प्रवेश का भाग 3 खंड का पाठ 9 गणेश प्रसाद जी वर्णी। गणेश प्रसाद जी वर्णी को ऐसा कोई व्यक्ति जैन समाज का नहीं है जो नहीं जानता हो, उनके नाम से परिचित ना हो। ये वो महान प्रतिभा और व्यक्तित्व थे जिन्होंने जिनवाणी और जैन दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आज जो अपन पाठशालाएं और पुस्तकालय देखते हैं और यहाँ तक कि जो महाविद्यालय देखते हैं, जो धार्मिक शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, वो सभी गणेश प्रसाद जी वर्णी के द्वारा आरोपित किए गए बीजों का ही प्रतिफल है। अन्यथा इस धरा पर भारत देश में कहीं पर भी कोई ऐसा स्थान ही नहीं था जहां पर कि जैन दर्शन का शिक्षण प्राप्त किया जा सके। बात समझ रहे ना? तो गणेश प्रसाद जी वर्णी की ये कहानी, ये उनका जीवन कथा अपने लिए बहुत ही प्रेरक है और अपन को याद रखना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। वैसे तो इनकी पूरी एक जीवन गाथा है, वो पढ़ लें तो बहुत चीजें समझ में आए, लेकिन संक्षेप में अपन सुन लें यहाँ पे कि इस भारत वसुंधरा पर अनेक आध्यात्मिक संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन एवं सत्कर्मों से देश, समाज व जन सामान्य का कल्याण किया है। उसी श्रृंखला में आदर्श संत गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम मुख्य है। आपका जन्म आसौज कृष्ण चतुर्थी, आसौज क्या कहलाता है? कुंवर, कुंवर का महीना। आसौज कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 1931, विक्रम संवत है, ठीक है। अभी 81 चल रहा है, मतलब 2081, और ये 1931 की बात है। अभी 2081 विक्रम संवत चल रहा है, ठीक। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के हंसेरा ग्राम के एक वैष्णव परिवार में हुआ था। और ये कहाँ आता है? ये मड़ावरा के आसपास आता है ये गांव। असाटी परिवार में हुआ था, मतलब जो व्यापारी है ना होते हैं, वो गुप्ता बोलते हैं उनके लिए, बनिया भी बोलते इस प्रकार से। आपके पिता का नाम श्री हीरालाल जी एवं माता का नाम उजियारी देवी था। ये नाम याद रखिएगा, हीरालाल जी और कौन से? उजियारी लाइट, ठीक है, उजियारी देवी था, जिन्हें वैष्णव होते हुए भी नमोकार मंत्र पर अगाध श्रद्धा थी। किन को थी? उजियारी देवी को, दोनों को थी। गणेश प्रसाद जी बचपन से ही होनहार, धर्मप्रिय, दयालु स्वभाव के थे। जैन मंदिर के सामने मकान होने के कारण मंदिर जी में होने वाली शास्त्र सभा आदि गतिविधियों का उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे शीघ्र ही अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रहवाद आदि जैन सिद्धांतों से प्रभावित होकर जैन धर्मावलंबी बन गए। इनके बारे में जब हम पृथ्वीपुर में रहते थे तो वहां पर एक दादाजी थे, काफी बूढ़े थे, आज से 10 साल पहले की बता रहे। उस समय वो शायद 80-85 साल के थे। वो बताया करते थे, इनकी वर्णी जी की सुनाते थे, वो बैठते थे इस क्लास में और जब उनका मन करता था तो सुनाते थे। तब वो सुनाते थे कि वर्णी जी का घर मंदिर के सामने था और वहां पर पद्म पुराण जी का स्वाध्याय चलता था और पद्म पुराण जी ये सुनते थे और पद्म पुराण जी सुनने के बाद ही इनको जैन धर्म पर अगाध श्रद्धा हुई। और अगाध श्रद्धा हुई तो इन्होंने फिर और आगे उस पर बढ़ गए और शास्त्रों का अध्ययन किया और फिर पूरी तरह से जैन बन गए। इस प्रकार से तो उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था, पानी छान के पीने लगे थे। उनकी रुचि धर्माराधना में विशेष थी। उनकी ज्ञान पिपासा और धर्म पर दृढ़ आस्था से प्रभावित होकर धर्म प्राण जैन
महिला, जैन महिला चिरौंजा बाई ने उन्हें धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार करके जैन धर्म व दर्शन का गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया। अब ये यहाँ पर पूरी कथा, ठीक है, यहाँ नहीं है, बस संक्षेप में बताया गया है कि चिरौंजा बाई जी ने इनको अपना धर्मपुत्र मान लिया था और वो धर्म माता बन गई थी, जिससे फिर इनको जैन धर्म में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनका पूरा संरक्षण किया, गोद ले लिया था। हाँ, जैन धर्म व दर्शन का गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया। तब उन्होंने मथुरा, जयपुर, काशी आदि जाकर बड़े बड़े विद्वानों से विद्यार्जन की, है ना, सीखी, संस्कृत भाषाएं आदि का ज्ञान किया, शास्त्रों को पढ़ा। उनकी विनम्रता, सादगी और लगन ने अनेक विद्वानों को प्रभावित भी किया। उनको विद्या ग्रहण करने के लिए दर दर भटकना पड़ा, क्योंकि उस समय ब्राह्मण पंडित विद्वान तो बहुत मिलते थे, लेकिन जैन विद्वान नहीं मिलते थे जो उनको जैन धर्म का, दर्शन का ज्ञान करा सके। और यहां तक आता है कि उनको एक ग्रंथ था अपना न्याय का, अष्टसहस्री, उसको पढ़ने के लिए वो कितने विद्वानों के पास भटके थे, तो भी वो ठीक से उनको पढ़ने नहीं मिला था, जो न्याय का सबसे कठिन ग्रंथ माना जाता है। तब उनके मन में ये आया था कि अपने भी संस्थान होने चाहिए जहां पर हम अपने जैन दर्शन का ज्ञान करा सकें। तो उन्होंने प्रण लिया था और फिर वहीं पर जो काशी में ही, बनारस में ही एक महाविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो अनेक कष्ट सहन करने पड़ते, इसलिए उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को कष्टों से बचाने के लिए जैन धर्म के दर्शन, न्याय, सिद्धांत की शिक्षा के लिए बनारस, सागर, ललितपुर, घुवारा, खतौली आदि में विद्यालय, महाविद्यालय खुलवाए, है ना। ललितपुर जिला, ललितपुर मतलब ललितपुर जिला, ललितपुर जिला में एक साड़ूमल आता है, वहां पर है एक, और वो ललितपुर में तो वर्णी कॉलेज है ही। इसके अलावा जैसे यहाँ पर बरुआ सागर में खुला था, वो है द्रोणगिरी जी में, द्रोणगिरी जी में वो नहीं है, हाँ, लेकिन द्रोणगिरी में नहीं है। इसके अलावा विद्यालय, महाविद्यालय खुलवाए। उनकी प्रेरणा से अनेक स्थानों में पाठशालाओं, गुरुकुलों, स्वाध्यायशालाओं, सरस्वती भंडारों मतलब पुस्तकालय, महिला आश्रम, उदासीन आश्रमों की स्थापना हुई। जो गौराबाई जो महिला आश्रम है सागर का, वो भी उन्हीं की देन है। मतलब उन्होंने बालकों के लिए भी खुलवाया, बालिकाओं के लिए भी खुलवाया कि ये भी पढ़ें, जैन दर्शन पढ़ें। ये तो आज से 150 साल पहले उनकी ऐसी सोच थी। अब समाज का उत्थान, दीन दुर्बल प्राणियों का उद्धार, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का उन्मूलन करके समाज में ज्ञान चेतना का संचार करना ही उनका लक्ष्य था। क्योंकि अपन लोग जो थे ना, ये जैन दर्शन प्लस वैष्णव आदि दर्शनों का मिक्स हो गया था सारा का सारा लोगों के बीच में। मतलब जैन मंदिर भी जाते थे, सारे मंदिर जाते थे, सब देवी देवताओं को पूजते थे। गांव में तो यही होता था, जैन तो थे लेकिन दृढ़ नहीं थे, वो सब मिक्सअप हो रहा था। तो इसीलिए कई कुरीतियां भी, कई मान्यताएं, परंपराएं, सब ये सब जैसे गांव में दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे ही जैन लोग भी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सब चलता था। तो उन सबको धीरे धीरे करके उनने इस बारे में बताया, अंधविश्वास, रूढ़िवादियों से परिचय कराया और दूर हटाया। उनकी दृष्टि में सभी मानव समान थे। वे कहते थे प्रत्येक जीव धर्म, श्रद्धा, ज्ञान और सदाचार से अपना कल्याण कर सकता है। श्रद्धा, ज्ञान और सदाचार से प्रत्येक जीव अपना कल्याण कर सकता है। वे संसार, शरीर, भोगों से उदासीन थे। उन्होंने कुंडलपुर में 7वीं प्रतिमा रूप व्रत लिए थे। 7वीं प्रतिमा होती है, कौन सी प्रतिमा 7वीं? हाँ, वे इस अवसर पर ही उन्हें वर्णी जी की उपाधि से विभूषित किया गया था।
सातवीं प्रतिमा में वर्णी की उपाधि मिलती है। बाद में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ले ली एवं इसी अवस्था में उन्होंने देश भर में भ्रमण कर सरल भाषा में धर्मोपदेश दिया। इसलिए उनकी जो उपदेशों की पुस्तकें भी छपी हैं, वर्णी जी की प्रवचन माला आदि। अंतिम समय में भी श्री उदासीन आश्रम में रहने लगे और वहीं मुनिवृत्त ग्रहण करके समाधि पूर्वक शरीर त्याग किया। समाधि पूर्वक शरीर को त्याग करके देश के उच्च कोटि के नेता व विद्वान पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं संत विनोबा भावे आदि उनसे बहुत प्रभावित थे और राष्ट्र संत के रूप में उनका सम्मान करते थे। वर्णी जी का आदर्श चरित्र समस्त देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मेरी जीवन गाथा उनकी आत्मकथा जो है उनके आदर्शमय जीवन का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक संघर्ष को उस अब मेरी जीवन गाथा में लिखा है। ठीक है, आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कभी मिले तो उसको जरूर पढ़ना है अपन को। तो इस प्रकार से ये गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की ये संक्षिप्त यहाँ पर अपन ने कथानक पूरा किया। जो शाद्वाद महाविद्यालय जो बनारस में खोला गया था, इसके लिए उन्होंने बहुत लोगों से ऐसी बात की थी कि हम यहाँ महाविद्यालय खोलना चाहते हैं। कोई हानि भर रहा था, ठीक है भाई, कहां से तुम खोलोगे, तुम्हारे पास पैसे है नहीं का। उनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। बहुत लोगों के पास गए थे, किसी ने उनको सपोर्ट ही नहीं किया। मतलब ऐसे जितने उनके संपर्क में ऐसे पास में थे, है ना, उस समय ऐसा आने जाने का साधन तो था नहीं कि जल्दी से यहाँ पहुंच जाए वहां से। तो एक महानुभाव ने उनको 1 रुपए दिया था, ठीक है, कि हमारी तरफ से 1 रुपए ले लो। उस समय, है ना, 150 साल हो गए लगभग, 1 रुपए दिया था कि आप करो काम अच्छा है, लेकिन हमारी तरफ से ये जरूर आपके लिए एक मतलब मंगलाचरण रूप में, एक सगुन के रूप में 1 रुपया, उस समय समझ लो 1000 या उससे भी बड़ी कीमत रखता होगा, तो 100 तो मान ही लो कम से कम। तब उन्होंने 1 रुपए का पता है क्या किया, पोस्ट कार्ड। उस समय 1 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आता था, तो 100 पोस्ट कार्ड खरीदे थे और बड़े बड़े सेठों के एड्रेस पते लिखे और अपनी पूरी भावना उसमें लिख करके और सारे पोस्ट कर दिए और सबके पास पहुंच गए। जब सबके पास पहुंचे तो फिर और ये भी लिख दिया कि हम इतने लोगों को भेज रहे हैं और आशा है कि आप लोग इसके बारे में सोचेंगे। तब जा करके फिर सबके ऐसा मन बना और वहां पर फिर शाद्वाद महाविद्यालय की नींव रखी गई, वो अभी तक है। अब भले वो एकदम उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी भी वो चलता है, चल रहा है और उनके लिए वो उनका एक स्मृति चिन्ह बन करके है। इसके बाद फिर वहां से फिर अलग अलग जगह पर उन्होंने ये संस्थान खुलवाए। बहुत निकले, अभी तक निकलते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये कथानक यहाँ पे समाप्त करिए।